नमस्कार दोस्तों, आखिरकार एक घटनाक्रम पूरे चुनाव को किस तरह से बदलकर रख देता है या रख सकता है, या उस एक घटनाक्रम की वजह से चुनाव में किसी प्रत्याशी का क्या स्थिति हो सकती है, कितनी बुरी हो सकती है, कितनी अच्छी हो सकती है, वह दूसरे पर कितना असर डाल सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम होते हैं जो हर चुनाव में होते हैं। और राजस्थान की एकमात्र सीट जिस पर उपचुनाव हो रहा है, 12 अंता मांगरोल में, एक घटनाक्रम पूरे चुनाव को बदल कर रख देता। दरअसल यह घटनाक्रम था नरेश मीणा को रोहित गोदारा गैंग के नाम से चिट्ठी मिलना। और चिट्ठी एक नहीं, 3 चिट्ठियां मिलती हैं। एक नरेश मीणा को मिलती है, एक उनके पिता कल्याण सिंह के नाम पर लिखी जाती है, एक उनकी पत्नी सुनीता मीणा के नाम पर लिखी जाती है। लेकिन चिट्ठी जिस रोहित गोदारा गैंग के नाम पर लिखी गई थी, दरअसल उसका जो तरीका था, वह तरीका देखने के साथ ही पुलिस का माथा ठनकना वाजिब था। क्योंकि रोहित गोदारा गैंग की ओर से जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, जितनी भी धमकियां दी गई है, वे इंटरनेट कॉल से दी गई हैं। और फिर अगर घटनाक्रम को अंजाम दे दिया गया है तो फिर उसकी जिम्मेदारी सोशल मीडिया के जरिए ली गई है। लेकिन यह जो तरीका था वह स्पीड पोस्ट से चिट्ठी लिखकर एक चुनावी उम्मीदवार को धमकी देने का था कि 11 करोड़ में सुपारी ली है तेरी, अगर तूने 11 लाख रुपए हमारे शूटर को दे दिए तो हम तुझे छोड़ देंगे। यह जो तरीका था, यह तरीका कभी भी रोहित गोदारा गैंग या लॉरेंस बिश्नोई गैंग या किसी अन्य गैंग का राजस्थान में कभी नहीं रहा। जितने भी घटनाक्रम हुए हैं उनमें उन गैंगों ने वारदात करने के बाद सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली है, ऐसा हुआ है। ऐसे में पुलिस की यह तो जिम्मेदारी थी कि यदि चलते चुनाव में किसी उम्मीदवार को धमकी मिले तो उसको सुरक्षा दे। तो पुलिस ने तुरंत नरेश मीणा और उसके परिवार को सुरक्षा देने के लिए पुलिसकर्मियों को लगा दिया, तैनात कर दिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह व्यक्ति कौन है जो नरेश मीणा को धमकी दे रहा है। क्या रोहित गोदारा की नरेश मीणा से धमकी हो देने की जो बात सामने आई, तो रोहित गोदारा की नरेश मीणा से क्या दुश्मनी थी? क्योंकि रोहित गोदारा या लॉरेंस बिश्नोई या अन्य गैंग किसी से फिरौती अगर मांगते हैं तो वे लोग होते हैं या तो व्यापारी होते हैं या 2 नंबर का काम करने वाले होते हैं। इस तरह के लोगों को धमकी देकर फिरौती मांगी जाती है, रंगदारी मांगी जाती है। लेकिन इसमें जिस तरह से 11 करोड़ की सुपारी की बात की गई, 11 लाख पर सेटल करने की बात की गई, और जिस तरह से स्पीड पोस्ट की बात आई, तो पुलिस का माथा ठनका। पुलिस ने जैसे ही जांच शुरू की, 4 घंटे बाद ही इस पूरी गुत्थी को सुलझा लिया गया। और इसका खुलासा करते हुए पुलिस ने अब जानकारी दे दी है कि जो चिट्ठी धमकी भरी लिखी गई थी, वह लिखने वाला एक 64 वर्षीय व्यक्ति था जो डबल AO से रिटायर है और कोटा के RK पुरम का रहने वाला नरेंद्र यादव है। दरअसल उसने उल्टे हाथ से 3 चिट्ठियां लिखी थी। और चिट्ठी लिखने का मकसद क्या था कि उसकी 2 लड़कों से दुश्मनी थी, कोई पुरानी जमीनी विवाद को लेकर रंजिश थी, और उस रंजिश की वजह से वह बुजुर्ग व्यक्ति जो 64 साल का है, वह उन दोनों युवाओं को फंसाना चाहता था। इस उद्देश्य से उसने चिट्ठी लिखी और बूंदी डाकघर से स्पीड पोस्ट कर दी, और पुलिस ने इस पूरे गुत्थी को सुलझाते हुए धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में पहले दिन से यह लग रहा था कि आखिरकार रोहित गोदारा की नरेश मीणा से क्या दुश्मनी हो सकती है, और एक उम्मीदवार से इस तरह से रंगदारी धमकी देकर फिरौती क्यों मांगी जाएगी। तो ऐसे में इस मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। और अच्छी बात यह है कि यह धमकी झूठी निकली, फर्जी निकली। लेकिन अगर यह खुलासा नहीं होता तो इस मामले का पूरे चुनाव पर कितना बड़ा असर पड़ सकता था, यह तमाम लोग जानते हैं। इधर अब यह चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और धीरे धीरे जब यह चुनाव आगे बढ़ रहा है तो अब तस्वीर अभी साफ होने में तो बहुत समय है, लेकिन जिस तरह से यह चुनाव आगे बढ़ रहा है उससे कुछ तस्वीरें तो साफ होती दिख रही है कि नरेश मीणा अब उस नकारात्मक राजनीति से थोड़ा दूर हटकर अपने लिए, खुद के लिए प्रचार करते हुए वोट मांग रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसका फायदा आगे चलकर नरेश मीणा को हो सकता है। लेकिन नरेश मीणा किन वोटरों को टारगेट कर रहा है, किन जाति को टारगेट कर रहा है, किस वर्ग को टारगेट कर रहा है, किस एरिया को टारगेट कर रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिरकार जो वोट टारगेट नरेश मीणा कर रहा है वे आखिरकार किसके वोट हैं, और किसके वोटों में नरेश मीणा बड़ी सेंध लगाने जा रहा है। तो आपको 2023 के चुनाव पर जाना पड़ेगा। 2023 के चुनाव में कंवर लाल मीणा भाजपा से चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया चुनाव लड़ रहे थे। तो निश्चित है कि मीणा वोट, ST वोट, धाकड़ जो परंपरागत भाजपा का वोट है, और गुर्जर वोट सीधे सीधे जो झोली में जा रहे थे वो भाजपा की झोली में जा रहे थे। ऐसे में अब नरेश मीणा का जो टारगेट है वे 3 वोट हैं।
दरअसल नरेश मीणा खुद एसटी वर्ग से हैं, तो वह वोट तो सीधा सीधा नरेश मीणा का टारगेट है ही। साथ ही गुर्जर वोट टारगेट है, धाकड़ वोट टारगेट है। ये तीनों वे टारगेट है जो 2023 में भाजपा को मिले थे या भाजपा की झोली में गए थे। कंवरलाल मीणा 5800 वोटों से प्रमोद जैन भाया को हराने में सफल रहे थे। अब क्या जिन वोटों को नरेश मीणा टारगेट कर रहे हैं वे टारगेटेड वोट नरेश मीणा के लिए सिर्फ भीड़ इकट्ठी करने का एक जरिया है, या वे वोट कन्वर्ट होकर मतबूथ पर जाएंगे और नरेश मीणा की झोली में आएंगे, नरेश मीणा के निशान पर बटन दबाएंगे? यह महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि चुनाव में भीड़ होना एक अलग मैटर होता है और वह वोट में कन्वर्ट होना अलग मैटर होता है। ऐसे में नरेश मीणा अगर वास्तव में एसटी, गुर्जर और धाकड़ जिन तीन समाजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिन गांव में उनके लिए भीड़ उमड़ रही है, अगर वह भीड़ निश्चित तौर पर नरेश मीणा को वोट देती है तो निश्चित मानिए फिर इसका घाटा, हालांकि उनके टारगेट पे प्रमोद जैन भाया हों, लेकिन फिर इस 3 वोट का घाटा भाजपा को ज्यादा होने वाला है। इसलिए होने वाला है क्योंकि यह वोट जिनमें धाकड़ और गुर्जर परंपरागत रूप से उस क्षेत्र में अब तक भाजपा के खाते में जाते रहे हैं अधिकांश मौकों पर। हालांकि अगर धाकड़ या गुर्जर खुद उम्मीदवार होता है तो ये वोट उसके खाते में चले जाते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ मीणा तो खुद नरेश है लेकिन गुर्जर कोई उम्मीदवार नहीं है, धाकड़ कोई उम्मीदवार नहीं है, ऐसे में ये 2 वोटों का जितना भी हिस्सा टूटकर नरेश मीणा के खाते में जाएगा तो वह सीधे सीधे भाजपा के लिए बड़ा डेंट साबित होने वाला है। हालांकि कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया के पास में एक लीड हमेशा रहती है कि वे यहां से 5वां चुनाव लड़ रहे हैं और उनका जो वोटों का परसेंटेज है वह परसेंटेज लगभग बराबर रहता है। वे जीतते हैं जब बहुत बड़े अंतर से जीतते हैं, हारते हैं तो बहुत थोड़े अंतर से हारते हैं, और उनका जो वोट है वो एक स्थिर वोट है, वह हमेशा उनको मिलता है। जैसा कि 2023 के चुनाव में जब एंटी इनकम्बेंसी थी, खुद भरत सिंह उनके खिलाफ थे और कांग्रेस के बहुत सारे लोग उनके खिलाफ थे, और बहुत यही नरेश मीणा कंवरलाल मीणा के साथ खड़े थे, और नरेश खुद प्रमोद जैन भाया के खिलाफ लगातार 1.5 साल से आंदोलन कर रहे थे। ऐसे में बहुत सारी खिलाफत नरेश मीणा की, कंवरलाल की, वसुंधरा राजे की साथ में मिलकर होने के बावजूद प्रमोद जैन भाया सिर्फ 5800 वोटों से हारे थे। लेकिन अब यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण प्रमोद जैन भाया के लिए है। प्रमोद जैन भाया के लिए अशोक चांदना ने मोर्चा संभाल लिया चुनाव प्रभारी के तौर पर, जो कि चुनाव लड़ाने के माहिर हैं। इसलिए माहिर है क्योंकि वे 4 चुनाव लड़े हैं, 3 चुनाव जीते हैं, इसके अलावा संगठन के 2 चुनाव जीते हैं। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है कि अशोक चांदना खुद के मैनेजमेंट के हिसाब से वे चुनाव लड़वा रहे हैं। वहीं भाजपा भी धीरे धीरे इस चुनाव मैदान में खुद को पीछे देख के अब जोर लगा रही है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, विधायक अनीता बघेल सहित अन्य नेताओं ने अब मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन भाजपा के लिए अभी भी एक सवाल है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आखिरकार इस चुनाव से अब तक खुद को दूर क्यों रखे हुए हैं। हालांकि यह अंताबारा मांगरोल की विधानसभा सीट जिस पर उपचुनाव हो रहा है वह उनके बेटे दुष्यंत सिंह का संसदीय क्षेत्र का एक हिस्सा है, और दुष्यंत सिंह खुद इस चुनाव के प्रभारी भी हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे का नहीं आना अभी भी लोगों की जुबान पर यह है कि क्या वसुंधरा राजे भाजपा उम्मीदवार मोरपाल सुमन को लेकर सहज खुद को महसूस नहीं कर रही हैं, और सहज महसूस नहीं कर रही, ये लगातार सवाल अगर इस क्षेत्र में उठता रहेगा तो पूरे चुनाव पर यह बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने वाली एक बड़ी बात होने वाली है जैसे जैसे। लेकिन अब यह चुनाव आगे बढ़ रहा है, इसका एक अच्छा पहलू यह है कि नरेश मीणा जो अब तक सिर्फ निगेटिव पब्लिसिटी के सहारे चुनाव प्रचार में डटे हुए थे, अब उन्होंने अपना तरीका बदल लिया है, और यह तरीका बदलना कहीं ना कहीं नरेश मीणा के लिए एक फायदे का सौदा राजनीतिक रूप से हो सकता है। चुनाव परिणाम क्या होगा, प्रमोद जैन भाया जीतेंगे, मोरपाल सुमन जीतेंगे, नरेश मीणा जीतेंगे, यह 14 नवंबर को सामने आएगा। लेकिन चुनाव अगर सकारात्मक प्रचार के जरिए लड़ा जाता है तो निश्चित तौर पर राजतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात होती है, अच्छी तस्वीर होती है। नरेश मीणा अगर इस पर अमल करके आगे बढ़ रहे हैं तो यह उनके लिए अच्छा है, क्योंकि अभी तक नरेश मीणा ने जो 3 चुनाव लड़े, पहला चुनाव 2023 में छबड़ा में लड़ा, आम चुनाव था विधानसभा का, उसमें उनकी जो तस्वीरें आई, प्रचार का तरीका आया, वह कहीं ना कहीं नकारात्मक था। देवली उनियारा में उन्होंने चुनाव लड़ा, अच्छा चुनाव लड़ा, 60,000 वोट आए, लेकिन समरावता की घटना ने उन पर फिर नकारात्मक एक छवि
सेट कर दी, उसके बाद वे जेल से निकले, जेल के बाद जन क्रांति यात्रा शुरू की तो फिर लोगों का हुजूम उमड़ा, लेकिन उसके बाद अस्पताल का घटनाक्रम हुआ, स्कूल का घटनाक्रम हुआ, वह अस्पताल से उनकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद में 1.5 महीने फिर जेल रहना पड़ा, निकल कर आए। जैसे ही चुनाव शुरू हुआ, नरेश मीणा के नकारात्मक बयानों ने चर्चा ये करा दी कि क्या नरेश मीणा हमेशा नकारात्मक राजनीति करेंगे, क्या हमेशा गुस्से की राजनीति करेंगे, क्या हमेशा दूसरे उम्मीदवार या दूसरे नेताओं को धमकी की राजनीति करेंगे। यह प्रचार नरेश मीणा के लिए कहीं ना कहीं नकारात्मक छवि सेट कर रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, नरेश मीणा का वह पैटर्न था जो धमकी देने वाला, जो गुस्से में बोलने का, वह धीरे धीरे कम हो रहा है। निश्चित तौर पर एक राजनीतिक व्यक्ति को, जिसको लंबे समय तक राजनीति में टिके रहना है, लंबे समय तक चलना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी नकारात्मक छवि बदलकर सकारात्मक छवि बने। और नरेश मीणा अगर यह छवि बनाने में सफल रहते हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव में इसका असर जरूर होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अब यह चुनाव किस ओर जाने वाला है। तो मैंने ये बता दिया है आपको कि जिन 3 वर्गों को नरेश मीणा टारगेट करके आगे बढ़ रहे हैं, वे तीनों ही वोट 2023 में भाजपा की झोली में गए थे, और उनका अगर बड़ा हिस्सा नरेश मीणा इस बार ले जाने में सफल रहे तो निश्चित मानिए भाजपा को बड़ा डेंट होने वाला है, और मुख्य मुकाबले में नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया आने वाले हैं। लेकिन चूंकि नरेश मीणा निर्दलीय है, निर्दलीय की गिनती हमेशा 1 वोट से शुरू होती है, और पार्टियों की गिनती 19% वोट जो पार्टी को हमेशा मिलते रहे उनसे होती है। उन दोनों पार्टियों के 19% वोटों के मुकाबले सबसे पहले नरेश मीणा को 19% वोटों से अपनी गिनती शुरू करवाने तक पहुंचना है, और अगर वहां तक पहुंचने में नरेश मीणा सफल रहे तो उनके लिए एक अच्छा चुनाव हो सकता है। लेकिन उनके लिए यह महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए मैं जो बार बार कहता हूं कि अगर इस चुनाव में अगर वे मुख्य मुकाबले में नहीं आकर तीसरे नंबर पर चले गए तो निश्चित मानिए 2028 का सफर उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं अगर प्रमोद जैन भाया, जैसा कि 2023 में वे चुनाव हार चुके हैं, अगर उन्होंने चुनाव लूज कर दिया तो उनके लिए भी आगे का सफर और मुश्किल हो सकता है। ऐसे में महत्वपूर्ण हो चुके इस चुनाव में अब गैंग की, रोहित गोदारा गैंग की ओर से जो धमकी मिली थी उसका खुलासा हो चुका है कि यह धमकी फर्जी थी। एक व्यक्ति ने 2 लोगों को फंसाने के लिए ये धमकी की बात रची गई थी, ये साजिश का खुलासा हो चुका है। हालांकि पुलिस सुरक्षा अभी भी नरेश मीणा को मिली हुई है, और अगर इसका खुलासा नहीं होता तो निश्चित मान के चलिए कि चुनाव में ये एक चिट्ठी जो धमकी भरी थी बहुत बड़ा असर डालती। फिलहाल इस चिट्ठी का असर खत्म हो चुका है, लेकिन अब चुनाव आगे बढ़ेगा तो अब गर्मा गर्मी, तनातनी, तकरार निश्चित तौर पर बढ़ने वाली है। ऐसे में यह चुनाव किस ओर मुड़ने वाला है यह देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।